रोशन भाभी ने सोढ़ी के 1 लाख रुपए फ्रूट वाले बिरजू को दे दिए और अब वो फ्रूट वाला रोशन भाभी को देखते ही ठेला छोड़कर भाग जाता है। जस्सी आज रात ही अपने पैसे लेने आने वाला है और रोशन भाभी की जान हलक में अटकी है। महिला मंडल ने बिरजू को पकड़ने के लिए कस्टमर बनकर जाने का जो अंडरकवर प्लान बनाया है, क्या वो कामयाब होगा या बिरजू सारे पैसे लेकर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। शुरुआत होती है सोढ़ी परिवार के उस चमचमाते किचन से, जहां हवा में आलू प्याज के गर्मा गर्म पराठों की महक कम और आने वाले महासंकट की बदबू बहुत ज्यादा मंडरा रही है। सोढ़ी हमेशा की तरह अपनी भारी भरकम फटे हुए लाउडस्पीकर जैसी आवाज में पूरे जोश के साथ गाना गाते हुए किचन में एंट्री मारता है। ओए मेरी लाइफ दी गड्डी दी ड्राइवर, ओ कितने ओ सोनिया। उधर हमारी रोशन भाभी तवे पर पराठे सेक रही हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो तवे पर सिर्फ पराठे नहीं बल्कि अनजाने में अपनी ही किस्मत को जलाकर कोयला बनाने की पूरी तैयारी कर रही हैं। सोढ़ी बड़े प्यार से रोशन की तरफ देखता है और बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह मचलते हुए बोलता है, रोशन, मेरा पराठा बिल्कुल लाल हो गया है। रोशन भाभी भी अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ तुरंत जवाब देती हैं, लाल हो गया ना, बिल्कुल लाल लाल टमाटर की तरह, जैसे मेरी इस लाल परी के गाल हैं। लेकिन इस रोमांटिक और मीठी बातचीत के ठीक पीछे एक ऐसी खौफनाक सच्चाई घात लगाए बैठी थी, जो अगले कुछ ही मिनटों में सोढ़ी के पैरों के नीचे से पूरी जमीन खींच लेने वाली थी। रोशन भाभी उसे पटियाला ग्लास लस्सी का लालच देकर बाहर टेबल पर बैठने के लिए कहती हैं, मगर सोढ़ी ठहरा पक्का और जिद्दी पंजाबी। वो किचन की वो गद्दी छोड़ने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होता। वो साफ मना कर देता है और सीना तान कर कहता है कि मैं तो यहीं बैठकर अपना पराठा खाऊंगा। रोशन भाभी इस बात पर बुरी तरह चिढ़ जाती हैं और अपने नखरे दिखाते हुए कहती हैं कि अगर यहीं बैठकर खाना है तो लो, अगला पराठा अब तुम खुद ही बनाना। तभी सोढ़ी तुरंत अपने पुराने आशिकाना फ्लर्टिंग मोड में आ जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं नहीं, जब तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो मैं बाहर टेबल पर ही बैठ जाता हूँ, लेकिन सुन, अगर इसमें प्यार का थोड़ा मक्खन पा देगी ना तो मैं पूरी तरह से पिघल जाऊंगा। सोढ़ी अपनी पत्नी को अपने करीब बुलाता है, उसके बालों में कुछ फंसे होने का झूठा बहाना बनाता है और रोमांस करने की एक नाकाम कोशिश करता है। रोशन भाभी हंसते हुए उसे चोर लुच्चा करार दे देती हैं। वो सोढ़ी से जल्दी काम की बात बताने को कहती हैं, क्योंकि उन्हें रूपा भाभी के घर भी जाना था। मगर सोढ़ी अपनी पुरानी जिद पर अड़ जाता है। वो कहता है कि जब तक तुम अपने हाथों से मुझे पराठा नहीं खिलाओगी, मैं इस पराठे का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डालूंगा। रोशन भाभी हार मानकर उसे प्यार से अपना नल्लू नल्लू और मोटू मोटू बच्चू कहते हुए जैसे ही अपने हाथों से पराठा खिलाना शुरू करती हैं, तभी अचानक कयामत की घंटी बजती है। सोढ़ी का फोन किसी खौफनाक टाइम बॉम्ब की तरह बज उठता है। सोढ़ी फोन उठाता है और चिल्लाता है, ओह तेरी, इसने तो सीधा वीडियो कॉल ही ठोक दिया। स्क्रीन पर उसका जिगरी दोस्त जस्सी था। जस्सी सोढ़ी को पराठे ठूसते हुए देखकर मजे लेता है और ताना मारता है, अच्छा तो भाई साहब अपनी बीवी के हाथों से पराठे खा रहे हैं, ओए थोड़ी शर्म कर ले। सोढ़ी अपनी सफाई में कहता है कि तेरी परजाई आलू प्याज के पराठे इतने स्वादिष्ट बनाती है कि मन करता है बस खाते जाओ। जस्सी इस बात पर गहरी सांस लेते हुए एक गहरा ताना मारता है, यार उसकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी होती है जिसकी बीवी इतना टेस्टी खाना बनाती है। हालांकि मेरी बीवी भी एक चीज बहुत अच्छी बनाती है, वो मुझे बेवकूफ बहुत अच्छा बनाती है। दोनों इस बात पर ठहाके लगाते हैं, लेकिन जैसे ही जस्सी मजाक छोड़कर अपनी असली औकात, मेरा मतलब है काम की बात पर आता है, रोशन भाभी के चेहरे के सारे रंग ऐसे उड़ जाते हैं जैसे वॉशिंग मशीन में किसी सस्ते कपड़े से रंग गायब हो जाता है। जस्सी अपनी खुरदरी आवाज में बोलता है, अच्छा सोढ़ी पाजी, मैंने तुम्हें जो 1 लाख रुपयों का लिफाफा दिया था ना, वो मुझे आज रात को ही हर हाल में वापस चाहिए। सोढ़ी बिना किसी टेंशन के हवा में हाथ लहराते हुए एक बेवकूफ की तरह कहता है, हाँ हाँ तो उसमें क्या है, तुम जब चाहो आकर ले जाओ। जस्सी बताता है कि वो आज रात ठीक 8:30 बजे पैसे लेने आ रहा है। सोढ़ी अपनी आने वाली बर्बादी से पूरी तरह अनजान उसे खाली पेट आने का न्योता दे देता है। वो पूरे जोश में कहता है कि हम मक्के दी रोटी, सरसों दा साग और सफेद मक्खन खाएंगे। मगर जस्सी खाना खाने से साफ मना कर देता है और केवल अपने पैसों पर फोकस करते हुए एक ऐसा सवाल पूछता है जो रोशन भाभी के दिल में खंजर की तरह चुभता है, पाजी पैसा बिल्कुल सुरक्षित है ना? सोढ़ी अपनी 56 इंच की छाती ठोककर बड़े गर्व से कहता है, ओए तेरे पैसे बिल्कुल संभाल के रखे हैं और तुम्हें तो पता ही है कि मेरी रोशन डार्लिंग मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसों को हाथ तक नहीं लगाती। जस्सी तसल्ली से फोन काट देता है, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि जिस अलमारी को वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समझ रहा है, वो असल में इस वक्त पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है। फोन कटते ही सोढ़ी मुस्कुराकर रोशन से कहता है कि देखा, मैं जस्सी के सामने तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहा था।
सोढ़ी की ये बात सुनते ही रोशन भाभी के दिमाग में सीधे 15 दिन पुरानी वो खौफनाक याद किसी आसमानी बिजली की तरह कौंध जाती है। कहानी तुरंत फ्लैशबैक में जाती है। जस्सी दौड़ते भागते सोढ़ी के घर पहुंचता है। उसकी सांसें फूली हुई है। वो अपनी जेब से 1 लाख रुपयों से भरा भारी भरकम लिफाफा निकालता है और सोढ़ी को थमाते हुए कहता है, इसे 15 दिनों के लिए अपने पास संभाल कर रख लो। सोढ़ी शक के साथ पूछता है कि तू ये पैसे अपने घर में क्यों नहीं रख सकता। जस्सी अपनी सबसे बड़ी मजबूरी उगल देता है। वो कहता है कि मेरी बीवी पैसों को सूंघ कर ढूंढ लेती है और जैसे ही उसके हाथ पैसे लगते हैं वो सीधे मॉल जाकर शॉपिंग का ऐसा महाकलेश खड़ा करती है कि मेरा बैंक अकाउंट खून के आंसू रोता है। सोढ़ी इस बात पर अपनी तकदीर पर ऐसा नाज करता है जो आज उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। वो कहता है, भाई इस मामले में तो मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ। मेरी रोशन मुझसे पूछे बिना पैसों को छूती तक नहीं है। सोढ़ी अपने पक्के उसूलों को सामने लाता है। वो पूरे 1 लाख रुपए गिनकर तसल्ली करता है और जस्सी के जाने के बाद वो मौत का लिफाफा रोशन भाभी के हाथों में सौंपते हुए कहता है, इसे ले जाकर अलमारी में बिल्कुल सेफ रख दे डार्लिंग। जैसे ही सीन वापस वर्तमान में लौटता है, सोढ़ी रोशन से कहता है तो आज रात 8:30 बजे वो अपना एनवेलप वापस लेने आ रहा है। ये सुनते ही रोशन भाभी के अंदर का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। वो मन ही मन भगवान को याद करते हुए कांप उठती हैं। ओ खुदाई जी, वो पैसा तो अलमारी में है ही नहीं, वो पैसा तो मैंने उस फ्रूट वाले बिरजू को दे दिया है। सोढ़ी उन्हें खोया हुआ देखकर पूछता है कि क्या सोच रही हो। रोशन भाभी अपने डर को निगलते हुए झूठा बहाना बनाती हैं कि वो रात के खाने के बारे में सोच रही हैं। सोढ़ी आई लव यू बोलकर चला जाता है। उसके जाते ही रोशन भाभी पागलों की तरह अपना फोन निकालती हैं और उस धोखेबाज बिरजू को कॉल लगाती हैं, लेकिन बिरजू फोन नहीं उठाता। रोशन भाभी की जान हलक में अटक जाती है। तभी अचानक उनके फोन पर रूपा भाभी की कॉल आती है। दूसरी तरफ रूपा भाभी पूरी महिला मंडल को स्पीकर पर लेकर बैठती हैं और जोर से चिल्लाती हैं कि हमारी रोशन भाभी तो पूरी तरह भूल चुकी हैं कि आज हम सब मिलने वाले थे। रोशन भाभी बीमारी का बहाना बनाने की कोशिश करती हैं, मगर अंजलि भाभी उन्हें धमकी भरे लहजे में कहती हैं कि अगर आप नहीं आई तो हम गोकुलधाम महिला मंडल आपको घर से घसीट कर उठा कर लाएंगे। हार मानकर रोशन भाभी को क्लब हाउस जाना पड़ता है, मानो वो किसी क्लब हाउस में नहीं बल्कि सीधे अपनी फांसी की सजा सुनने जा रही हों। क्लब हाउस में पूरी महिला मंडल किसी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग की तरह तैयार खड़ी थी। तभी रोशन भाभी वहां भारी कदमों से एंट्री मारती हैं। उनके चेहरे पर वो हमेशा वाली रौनक पूरी तरह गायब है। वो किसी हॉरर फिल्म की उस डरी हुई कैरेक्टर की तरह लग रही हैं जिसने अभी अभी कोई भयानक चुड़ैल देख ली हो। रोशन भाभी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बिरजू से पैसे वसूलने पर है, इसलिए वो एक कोने में जाकर फिर से बिरजू को फोन लगाने लगती हैं। माधवी भाभी और बबीता जी की तेज जासूसी नजरें तुरंत ताड़ जाती हैं कि रोशन भाभी का मूड आज बिल्कुल ठीक नहीं है। रूपा भाभी मजाक में तीर छोड़ती हैं, रोशन भाभी आपकी चेहरे की रोशनी गायब क्यों है? सरकार ने हंसने पर कोई टैक्स तो नहीं लगाया है? कोमल भाभी और बाकी महिलाएं उनके करीब आती हैं। वो सब उनसे पूछने लगती हैं कि क्या सोढ़ी भाई ने कुछ कहा है या गोगी ने फिर से कोई नया कांड कर दिया है। रोशन भाभी फूट फूट कर रोने के कगार पर आ जाती हैं और कहती हैं कि अगर मैंने परेशानी बताई तो तुम सब भी टेंशन में आ जाओगी। अंजलि भाभी उन्हें पानी पिलाती हैं और कोमल भाभी उन्हें सलाह देती हैं कि फिल्मों की तरह जोर से चिल्लाकर अपना स्ट्रेस बाहर निकालो। जिसके बाद रोशन भाभी के कांपते होठों से वो नाम निकलता है जिसने ये पूरा भयंकर तूफान खड़ा किया है, बिरजू भैया। सब हैरान रह जाते हैं, कौन बिरजू भैया? क्या उसने फ्रूट कम दिए? क्या उसने ज्यादा पैसे ले लिए या पैसे लेकर फ्रूट ही नहीं दिए? अंजलि सबको शांत कराती हैं। रोशन भाभी अपना वो काला सच उगलना शुरू करती हैं। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है। कुछ दिन पहले रोशन भाभी फ्रूट लेने बिरजू के पास गई थी। बिरजू अपने ठेले पर जोर जोर से टमाटर और बैगन बेचने की एक्टिंग कर रहा था। रोशन भाभी 1 किलो सेब, आधा दर्जन केले और आधा किलो अनार पैक करने के लिए कहती हैं और बिल्कुल यहीं पर वो सारा गंदा खेल शुरू होता है। अचानक बिरजू का फोन बजता है। वो फोन पर किसी से बेहद डरा हुआ और गिड़गिड़ाता हुआ बात करने लगता है। वो फोन पर चीखता है कि उसने अपनी बेटी की डॉक्टर की पढ़ाई के लिए 1 साल के लिए 1 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन वो क्रूर आदमी 6 महीने में ही पैसे मांगकर उसे बर्बाद कर रहा है। बिरजू की ये ऑस्कर विनिंग एक्टिंग और दर्द भरी दास्तान सुनकर हमारी भोली रोशन भाभी का दिल पूरी तरह पिघल जाता है। बिरजू घड़ियाली आंसू बहाते हुए सीधा रोशन भाभी से मिन्नतें करने लगता है, मैडम साहब आप तो इतनी अमीर हैं, भगवान के लिए मुझे 3 दिन के लिए 1 लाख रुपए दे दीजिए, वरना वो गांव वाला मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रोशन भाभी के दिमाग की बत्ती पूरी तरह गुल हो जाती है। वो सोचती है कि जस्सी तो 15 दिन बाद आएगा, क्यों न 3 दिन के लिए ये पैसे बिरजू को देकर एक गरीब की मदद कर दी जाए।